राधे राधे। कौशल जी के पैरों का ऑपरेशन होके अभी 10 दिन हुआ था। 15 दिनों के बाद पैरों में जो टाके लगे थे वह निकलने थे। इन 15 दिनों के लिए डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को बोला था, लेकिन उनके ऊपर ऐसी समस्या थी कि ना कोई उन्हें एक गिलास पानी देने वाला था, ना उनके हाथों में दवाइयां लाकर। कौशल जी खुद ही व्हील चेयर में बैठे हुए सरक कर अपना काम करने की कोशिश करते थे। इस माहौल में उन्हें बड़ा तकलीफ होता था। ऐसा नहीं था कि कौशल जी का कोई इस दुनिया में नहीं था। उनकी बहू और उनका बेटा उनके साथ ही रहते थे। उनका बेटा सुनील बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर था। उसी कंपनी के मालिक की बेटी के साथ सुनील ने शादी किया था, क्योंकि जब वह मैनेजर था तो मालिक की बेटी ऑफिस में आना जाना करती रहती थी। सुनील का व्यवहार और उसकी ईमानदारी को देखकर वह उसे पसंद करने लगती है और शादी भी हो जाती है। शादी के टाइम पर ही कौशल जी मन में सोच रहे थे कि मैं कहाँ एक गरीब मजदूर और कहाँ इतने बड़े कंपनी की बेटी। उन्होंने बेटे को सतर्क भी किया था, बेटा, इतने बड़े घर की बेटी क्या हमारे घर की घर गृहस्थी का काम करेगी? सुनील ने कहा, पापा, आप किस जमाने में जी रहे हो? आप अभी भी बहू ऐसी चाहते हो जो घर के झाड़ू पोछन बर्तन और कपड़े ही धोए? पापा, इन सब कामों के लिए तो नौकर चाकर भी मिल जाते हैं। कौशल जी बेटे के सामने कुछ ना कर पाए। ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, जिंदगी तुझे निर्वाह करनी है, मेरी तो अब बीत गई। कौशल जी मजदूर हुआ करते थे, पढ़े लिखे बहुत कम थे। उनकी पत्नी शांति देवी जी जब तक जिंदा थी अपने पति और बच्चे घर परिवार का खूब ध्यान रखा करती थी। बहुत ही संस्कारी औरत थी, लेकिन वह भी हार्ट अटैक की बीमारी से बेटे के शादी से पहले ही मर गई थी। अब कौशल जी बचे अकेले थे। बहू जब से उस घर में आई थी कभी भी कौशल जी को ससुर का दर्जा नहीं दिया। घर में नौकर चाकर थे, फिर भी कौशल जी खुद के सारे काम किया करते थे। बेटा इतना पैसे वाला था, कार से चलता था। कौशल जी अपने लिए सुबह टिफिन बनाकर साइकिल में अपना टिफिन का बैग लटकाकर अपने लिए मजदूरी ढूंढने निकल जाते। कभी काम मिलता, कभी नहीं मिलता। वह बेटे से अभी तक 1 रुपए अपने लिए खर्च नहीं मांगते थे। जब भी बहू उनको देखती उसका मूड खराब हो जाता। यह बुढ़ा अपने घर से साइकिल लेकर एक थैली में टिफिन लटकाकर निकलता है। मैं क्या जवाब दूं कि यह कौन है? वह हमेशा सुनील से कहती, तुम अपने पिता के साथ क्यों रहते हो? मुझे बड़ी शर्म आती है। कभी मेरी कंपनी से मेरे यहाँ कोई आ गया या मेरे पापा ने देख लिया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि कैसे इंसान के साथ हमने रिश्ता कर लिया है। सुनील कहता, क्या करूं यार, जो भी है अब सामने है। मेरे पिता हैं, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब बताओ मैं उन्हें कहाँ छोड़कर आऊं? मजबूरी है, रहने दो, एक किनारे पड़ा रहने दो। सुनील इतना समझाता, अभी थोड़ी बहुत उसके अंदर जो इंसानियत बची थी। सुनील की पत्नी जिसका नाम नम्रता था, लेकिन नम्र व्यवहार दूर दूर तक कहीं उसे छू भी नहीं पाया था। वह सुनील के आगे हार जाती थी। समय ऐसे ही गुजरता गया। कौशल जी अपना रोज का टिफिन बनाकर खुद लेकर चले जाते और जब लौट कर आते नौकरों के साथ ही घर का काम करते। नौकरों वाले कमरे में ही रहा करते थे। एक दिन कौशल जी अपनी साइकिल से अपना टिफिन लेकर जा ही रहे थे कि अचानक से एक हादसा हो गया। एक कार ने बाइक को ठोकर मारा। लड़का जाकर दूर गिरा और बाइक फिसलते हुए कौशल जी के साइकिल के पास आकर टच करके निकल गई। कौशल जी साइकिल से इतनी दूर जाकर गिरे कि उनके हाथ और घुटने में काफी चोट आई। घुटने में फ्रैक्चर आ गया। वहां मौजूद लोगों ने जल्दी से उनका पता ढूंढा और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। कौशल जी ने हॉस्पिटल में अपने बेटे के बारे में बताया। उनका बेटा सुनील पहुंचा। तब तक उनकी रिपोर्ट निकाली जा रही थी। डॉक्टरों ने कहा जल्दी से जल्दी घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और हुआ भी वही। ऑपरेशन के बाद वह घर आ गए। अभी तक उनके पैरों का टाका नहीं निकला था।
डॉक्टर ने उन्हें 15 दिन आराम करने को बोला था, लेकिन उनकी बहू इस चीज से कोई मतलब नहीं रखती थी। बुढ़ा मरे या जिए मेरी वजह से। वह तो चाहती थी कि एक्सीडेंट में यह पूरा क्यों नहीं मर गया। मन में यही कोस रही थी, यह बुढ़ा टूट कर क्यों वापिस आ गया। घर में इतने सारे नौकर चाकर थे, लेकिन कोई भी कौशल जी की इज्जत नहीं करता था और ना ही उन्हें घर का मालिक समझता था। घर का मालिक तो वह था सुनील और उसकी पत्नी। बस नौकरों को भी यही पता था। कौशल जी जो मजदूर थे, कभी उस घर के नौकरों के सामने खुद को एक मालिक के रूप में पेश भी नहीं किए। नौकरों के साथ काम करते, लेकिन आज उनका बुरा दिन आ चुका था। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद का काम कर ले, और जो नौकर कभी उनकी मदद करने पहुंचे भी नहीं। कौशल जी बेचारे उसी व्हील चेयर में बैठे हुए धीरे धीरे सरक सरक कर किचन तक आते, पानी लेते, अपने लिए नाश्ता बनाते और फिर दवाइयां लेते। बड़ी जिल्लत भरी जिंदगी थी। सुनील अपने पिता के पास एक पल के लिए भी कभी नहीं आता, ना उनका हाल पूछा। बस किसी नौकर से पूछ लेता, पापा कैसे हैं? आते जाते वो भी कमरे में जाकर झांक कर भी नहीं देखा। कौशल जी मन में सोच रहे थे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। इतनी मेहनत करके मैंने सुनील को पढ़ाया लिखाया, कई कई दिनों तक मैं भूखा रहता था। जब मजदूरी नहीं मिलती थी, कौशल जी बचाए हुए पैसे अपने बेटे की पढ़ाई में लगाते, बेटे को खिलाते, उसकी किताबें, उसका पेन बैग, सारी चीजें उसको देते, लेकिन खुद कई रात भूखा सो जाते थे। उनकी पत्नी कहती भी थी कि देखो, हम यहाँ भूखे पेट पड़े हैं, क्या बेटे को पढ़ाना जरूरी है? कौशल जी कहते, जो दिन मैं देख रहा हूँ, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, किसी दिन मुझे मजदूरी नहीं मिलती। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा सुनील भी मजदूर बन जाए, मजदूरी के लिए दर बदर किसी के दरवाजे पर ठोकरे खाए और ना मिलने पर रात को भूखा सो जाए। मैं अपने बेटे को अफसर बनाऊंगा, चाहे मुझे सारी उम्र भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। और कौशल जी ने बनाया भी। कौशल जी की पत्नी भी अपने बेटे और पति की मदद के लिए पड़ोस में काम करने चली जाया करती थी। यह बात कौशल जी को पता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को कभी बाहर जाने के लिए नहीं कहा। वह चाहते थे कि मेरी पत्नी घर पर रहे, मैं मजदूरी करूं, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बेटे शान से जिंदगी जिए। एक माँ थी शांति देवी जी, उनसे यह देखा नहीं गया कि मेरे पति किसी दिन भूखे सो जाते हैं, कम पैसे होने पर बेटे के लिए रख देते हैं। इसीलिए वह पति के जाने के बाद पड़ोसियों के यहाँ मोहल्ले में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने चली जाती। पति के वापिस आने से पहले ही घर पर आ जाती, ताकि घर में किसी को भूखा ना सोना पड़े। और भगवान की कृपा से ही हुआ। कौशल जी अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी और अच्छे काम की वजह से काफी फेमस हो चुके थे। उन्हें कामों का बड़ा बड़ा टेंडर मिलने लगा था। उनके पास कई लड़के थे जो काम पर उनके साथ रहा करते थे। कौशल जी ने पैसे बचाकर मकान भी बनवाया। जिस मकान में आज वह रह रहे थे, वह उन्हीं की मेहनत का कमाया हुआ पैसा था, उन्हीं का मकान था। बहू दहेज में लेकर नहीं आई थी। भले ही वह इतने बड़े कंपनी की मालिक की बेटी थी, लेकिन अपने ही शान शौकत की चीजें लाई थी। सोफा, बेड, टीवी, कूलर, फ्रिज, ये सारी चीजें लेकर आई थी। मकान तो कौशल जी का ही था, लेकिन उसी मकान में आज वह नौकर बनकर रह गए थे। जब देखो वह कहती, मैं बड़े घर की बेटी हूँ, मेरे घर पे नौकर चाकर थे, मैंने कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाया। जब मन होता नम्रता घर में रहती, जब मन होता अपनी कार निकालती और चली जाती कंपनी में घूमने। और फिर कहाँ जाती ये भी कौशल जी को पता नहीं था। वह तो कई क्लब में भी जाया करती थी। उसने कई क्लब ज्वाइन कर लिए थे, डांस करने भी जाती थी। उसके बहुत अजीब अजीब शौक हुआ करते थे। वह सुनील के पैसों को अपने ही ऐश आराम में उड़ाया करती थी। उसके पिता के यहाँ से कोई पैसे नहीं आती, बस वह पिता के पैसों का धौंस ही जमाया करती थी।
यह तो कौशल जी को पता था। बूढ़े बीमार पिता के किसी भी काम में बेटे का पैसा नहीं आ रहा था। ऑपरेशन होके 15 दिन किसी तरह से गुजरे। सुनील एक दिन हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने चेकअप किया, टाका निकाला और बोला, पैर में काफी हद तक आराम है, लेकिन अभी 3 महीने तक किसी के सहारे से धीरे धीरे थोड़ा सा चलना है और बाकी समय में आराम ही करना है। कौशल जी अब पूरी तरह बेड रेस्ट में थे। उन्हें कोई उठाकर 10 मिनट टहलाने वाला नहीं था। वह खुद ही छड़ी और दीवार के सहारे उठकर टहलने की कोशिश करते थे। यह भी बहू को अच्छा नहीं लगता था। अब जब घर में कोई बीमार रहेगा तो घर में दवाइयाँ, टिंचर, डिटॉल की खुशबू तो आएगी ही। इससे उसे बहुत गुस्सा आती थी। उसने एक दिन सुनील से कहा, सुनील, यह घर नहीं, हॉस्पिटल बन चुका है। तुम मुझे मेरे मायके छोड़ दो या अपने पिता को किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ दो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे पहले से पता होता कि तुम्हारा मजदूर पिता इस तरह से घर में मेरे सिर पर बैठा रहेगा, मैं कभी तुमसे शादी ही नहीं करती। सुनील अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था और उसे डर भी था। यदि कहीं यह नम्रता मुझे छोड़कर चली गई तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी और फिर मेरा इतना अच्छा कमाई, कार से चलना, मेरा सब कुछ बंद हो जाएगा। मैं सड़क पर आ जाऊंगा। इसीलिए वह अपने पिता से कहता है, पापा, जब नम्रता इस घर में आपके साथ रहना ही नहीं चाहती, उसे काफी तकलीफ हो रहा है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि किसी वृद्धा आश्रम में आराम से रहो। मैं वहां आपसे मिलने आता रहूंगा और आपको पैसे भी भेजता रहूंगा। यहाँ पर आपकी देखरेख भी नहीं हो पा रही है। यह सुनकर तो कौशल जी की आंखें फटी रह गई। उनको बहुत बड़ा शौक लगा, लेकिन वह बेटे के सामने कुछ अपने दिल की बात कह ना सके। बेटा, कड़ी मेहनत के साथ इस घर को मैंने बनाया है और आज इसी घर से निकाल रहे हो तुम। कौशल जी ने धीरे से कहा, ठीक है, तू अब अगर इसी में खुश है, तेरी खुशी के लिए मैं यह घर छोड़ के जाने को तैयार हूँ। कौशल जी रोते रहे, रात भर अपनी पत्नी की यादों में खोए रहे, सोचते रहे, उनसे मन ही मन बातें करते रहे। देख रही हो शांति, आज इसी घर से मुझे निकाला जा रहा है। तुम ठीक ही कह रही थी। क्या बेटे को पढ़ाना जरूरी है? क्या अफसर बनाना जरूरी है? उसे भी अपने साथ मजदूरी में क्यों नहीं ले जाते हो? घर की मदद हो जाएगी। और फिर एक मजदूर का बेटा है, मजदूरी करेगा तो उसमें क्या बुराई है? आज देखो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और बेटे को अफसर बना दिया। लग रहा था कि शायद उनकी पत्नी सामने खड़े होकर उनसे कह रही है कि मेरी बात माने होते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। वह अपनी पत्नी से माफी मांग रहे थे और रोए जा रहे थे। उन्होंने अलमारी में से कुछ सामान निकाला, एक छोटे से बैग में रखा और फिर सुबह जाने के लिए तैयार हो गए। सुबह उनका बेटा उन्हें हाथ पकड़ सहारे देकर कार में बिठाता है और लेकर वृद्धा आश्रम में छोड़ाता है। वह वहां से दूरी वृद्धाश्रम में ले गया था क्योंकि उसके जान पहचान वाले थे। तो उसने कहा, इस शहर से दूर रहो पापा, नहीं तो मेरी बदनामी होगी। जो लोग जानते हैं या आप मेरे पिता हो, वह मुझे आकर कहेंगे, कैसा बेटा है, अपने पिता को वृद्धा आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया। कौशल जी खूब तड़पे, अपने घर को खूब याद किए, पुरानी यादों में कई दिन तक खोए रहे, रोते रहे। बेटा लौट कर दोबारा मिलने नहीं गया। वृद्धा आश्रम में उनकी सेवा हुई, थोड़े बहुत पैसे देकर चला गया था। दवाइयाँ हुई। कौशल जी का पैर धीरे धीरे ठीक होने लगा। पहले छड़ी के सहारे, फिर धीरे धीरे पैरों के बल पर चलने लगे। अब कौशल जी 3 महीने में ही स्वस्थ हो चुके थे क्योंकि वृद्धा आश्रम में उनकी सही तरीके से देखभाल हो रही थी। कौशल जी अपने पैरों पर चलने लगे थे। समय गुजरा। वृद्धा आश्रम में रहते हुए 6 महीने गुजर गए। एक दिन कौशल जी वृद्धा आश्रम गेट के बाहर निकले। थोड़ी दूर पर चले, एक पुरानी बिल्डिंग थी। कुछ नौजवान इंजीनियर आपस में बातें कर रहे थे। बात इतनी बढ़ गई थी कि बात विवाद का रूप ले रही थी। कौशल जी खड़े होकर सुनने लगे। सारी बातें उनके समझ में आ गई थी। वह भी वहां पहुंच गए और कहने लगे, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली हैं।
अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें, तो मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। आप लोग कृपया झगड़ा मत कीजिए। आप लोगों की समस्या का हल मेरे पास है। वह लोग एक दूसरे की तरफ देखे और कहने लगे, भाई साहब, काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हो। एक्सपीरियंस होगा तभी तो बोल रहे हो। बताओ, क्या हल है आपके पास? कौशल जी ने बताया कि इस बिल्डिंग को गिराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्डिंग के पास बिजली का खंभा था, वह फंस रहा था। उसी की कुछ समस्या थी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी इमारत गिराने का आदेश मिला था। कौशल जी ने कहा, यह इमारत भी नहीं गिरेगी और समस्या भी दूर हो जाएगी। कौशल जी ने बड़े तरीके से उस काम को समझाया। यह सुनकर उस बिल्डिंग का मालिक बहुत खुश हुआ। करोड़ों का नुकसान होने से बच गया। उसने कौशल जी को ही ठेका दे दिया और कहने लगा, यह आजकल के नए नए इंजीनियर, आपके सामने कुछ नहीं है भाई साहब। आप ही यह काम करवाओ, बस आपको देख रेख में रखना है। बाकी जो मजदूर जो भी है, वह सब आपको मिल जाएंगे। कौशल जी उस बिल्डिंग का काम करवाने लगे। उन्होंने अपने तरीके से काम करवाया। सारी समस्या हल हो गई। कौशल जी को काफी पैसे भी मिले। अब तो कौशल जी का नाम भी हो गया। आसपास के कई जगहों पर उन्हें फिर से ठेका मिलने लगा। कौशल जी ठेकेदारी का काम करते, अपने पास भी पैसे बचाते, वृद्धा आश्रम में भी पैसे देने लगे थे। लेकिन उन्होंने एक दिन सोचा, मेरे साथ जो हुआ है वह बिल्कुल सही नहीं है। क्या मुझे इतने बड़े अपमान को सहकर ऐसे ही रह जाना चाहिए, या मुझे इसके लिए आवाज उठानी चाहिए? वह पूरी रात सोच विचार में रहे। सुबह होते ही उनकी आत्मा ने कहा, अगर मैं चुपचाप सह लिया, तो मेरे जैसे हर पिता के लिए यह एक शर्मनाक बात होगी। मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे मेरे जैसे बड़े बुजुर्गों को कुछ सीख मिले। ऐसे ही बेटे बहू को मैं छोड़ नहीं दूंगा। अब मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। बेटे और बहू को सबक सिखाऊंगा। मैंने बेटे के लिए खून पसीने की कमाई लगा दी। उसकी उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ कर दिया। तो इसका मतलब नहीं कि मैं अपने जीवन की कुर्बानी दे दूं। मेरे भी कुछ वसूल हैं। मेरी मेहनत की कमाई है, मेरा घर है। अब मैं अपने बेटे को सबक सिखाकर ही रहूंगा, तब उसे समझ में आएगा कि जो पिता बेटे को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, वह कोई सरल इंसान नहीं हो सकता। उन्होंने एक वकील को बुलाया और उसके द्वारा अपने घर के लिए नोटिस भेज दिया। नोटिस भेजे हुए 15 दिन हो चुके थे। अभी तक कोई खबर नहीं आई। एक दिन उनका बेटा उनके पास आता है। वह समझ चुके थे कि नोटिस मेरे बेटे को मिल चुकी है। आकर वह कहता है, पिताजी, आपने मुझे घर खाली करने के लिए नोटिस क्यों भेजा है? आपको किस चीज की कमी है? मैंने सब कुछ पता लगाया। आप तो खुद भी कमाने लगे हो, फिर से ठेका ले रहे हो, अपने पैरों पर चल रहे हो। अकेले के लिए अब आपको क्या चाहिए? पिताजी ने कहा, बेटा, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए। अपना खोया हुआ मान सम्मान चाहिए। सुनील झुंझला कर गुस्से में कहता है, सठिया गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया है? कौन सा मान सम्मान? यहाँ इतने लोग पड़े हैं, क्या उनका मान सम्मान नहीं है? वो भी ऐसा ही करते हैं। चुपचाप यहीं पड़े रहो, खुद जियो और मुझे भी अपनी जिंदगी जीने दो। परेशान मत करो। कौशल जी ने कहा, अब तुमको भी मुझसे परेशानी होने लगी है। तुम्हारी पत्नी भी मुझसे काफी परेशान थी, इसीलिए तो तुम मुझे यहाँ लाकर फेंक के गए, उस हालात में जब मैं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता था। बेटा, मैंने अच्छी तरह से तुम्हें समझ लिया है। आप जाओ, तुम मेरा घर खाली करो। और इतना पैसा तुम कमाते हो, तुम्हारे ससुर ने तुम्हें कार दे रखी है, तुम्हारी पत्नी भी कार से चलती है, फिर तुम मेरे उस गरीब मजदूर के घर में क्यों हो? वह घर भी मेरी मजदूरी से बना हुआ है। उसे खाली करने में तुम्हें क्या परेशानी है? जाओ, मेरा घर छोड़ो। सुनील फिर गुस्से से एक मुक्का दीवार पर जोर से मारा और कहता है, पापा, तुम्हारा सच में दिमाग खराब है। अभी हमें इतना जल्दी कंपनी घर देने वाली नहीं है, और ना ही हमने अपना कोई रहने का ठिकाना बनाया है। हमें तो आपने सिर्फ 15 दिन की नोटिस दिया है। हम 15 दिन में कहाँ रहने जाएंगे? हम घर खाली नहीं करेंगे। कौशल जी ने कहा, बेटा, यदि तुमने घर खाली नहीं किया,
तो अब अगली मुलाकात हमारी कोर्ट में ही होगी। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनना चाहता। वह यह कहकर अंदर चले गए और सुनील अपना हाथ मरोड़ता हुआ गुस्से से बाहर निकल आया। कार में बैठा घर आ गया। सुनील की पत्नी जो इंतजार कर रही थी, उसने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा वह बुढ़ा सड़ेला बाप तुम्हारी बात माना या नहीं? सुनील ने कहा, नहीं, वह पागल हो गए हैं। हमें यह घर खाली ही करना पड़ेगा। सुनील की पत्नी नम्रता ने कहा, रुको, मुझे अपने साथ लेकर चलो, मैं मनाती हूँ, मैं देखती हूँ वह कैसे नहीं मानता। वह फिर से सुनील के साथ वृद्धा आश्रम में पहुंच गई। कार से उतरी मैडम और पहुंची ससुर के पास। वृद्धा आश्रम में बड़े ही रौबदार अंदाज से मैनेजर से बात किया। मैनेजर, बुलाओ उस बुढ़े को। मैनेजर ने कहा, कौन सा बुढ़ा? यहाँ तो सब बूढ़े ही हैं। उसने कहा, अरे उस बुढ़े को, वो जो मेरा ससुर है, जिसका नाम कौशल है। मैनेजर ने कहा, अच्छा, तो मैडम आप कौशल जी से मिलना चाहती हैं? रुकिए एक मिनट, बुलवाता हूँ। कौशल जी को बुलाया गया। कौशल जी आते ही बहू बेटे को देखकर मैनेजर से कहने लगे, मैनेजर साहब, मुझे इनसे कोई बात नहीं करना, इन्हें बोल दो वापिस चले जाएं। जैसे ही वह जाने लगे, नम्रता ने रोक लिया, एक मिनट, मेरी बात तो सुनकर जाओ। तुमने यह क्या नाटक लगा रखा है? हमें घर खाली करने की नोटिस क्यों भेजा है? तुम यह भूल गए हो कि वह घर पहले सिर्फ 4 दीवाली था। उस घर में कोई भी फैंसी चीजें नहीं थी। उस घर को फैशन का रूप हमने दिया है। घर के अंदर सारी चीजें हमारी है। हम घर खाली नहीं करेंगे तो हमारा क्या कर लोगे? यह सुनकर कौशल जी को भी गुस्सा आया और कहने लगे, हमें तुम्हारे सोफे पर्दे से कोई लेना देना नहीं है। अपना सब कुछ लेकर जाओ और मेरा घर खाली कर दो। वो तो वक्त ही बताएगा कि मैं क्या कर लूंगा। अब सुनील ने भी हाथ दबाते हुए कहा, जरा प्यार से बोलो और समझाओ। फुसफुसाया कान में तो नम्रता थोड़ी सी नम्र हुई और कहने लगी, ऐसा भी क्या नाराजगी पापा जी? आखिर हम तो आपके बहू बेटे हैं। क्या इतना भी अधिकार नहीं कि हम अपने ससुर के घर में रह सकें? कौशल जी को गुस्सा आया और कहने लगे, ससुर? कौन सा ससुर? तुमने मुझे कभी ससुर माना है? तुमने आज इतने सालों में पहली बार मुझे पापा जैसे शब्द कहा है, वरना तुम तो हमें हमेशा नौकरों की तरह ए वो तू करके बुलाया करती थी। और आज यहाँ अपना हक मांगने आई है। मैंने कभी तुमसे अपना हक मांगा कि मैं सुनील का पिता हूँ, उसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, तो मुझे ससुर का दर्जा दो। यहाँ से चली जाओ। उस घर को जल्दी से जल्दी खाली करो, वरना कोर्ट में ही मुलाकात होगी, वहीं आकर बात करना। वह अंदर चले गए। सुनील नम्रता का हाथ पकड़कर खींचता हुआ बाहर लेकर आया और कहने लगा, यार यहाँ वृद्धा आश्रम में तमाशा मत बनाओ। यहाँ के सब लोग सुन रहे थे और सच में वहां पर सभी वृद्ध लोगों की भीड़ लग गई थी। सब लोग आकर उनकी बातें सुन रहे थे और मन में कह रहे थे, कैसा बेटा है, कार से आया है, बहू मैडम लग रही है, और बेचारे बूढ़े पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ दिया। जिसकी कोई औलाद नहीं, जो कोई गरीब है, वो छोड़ा, चलो कोई बात नहीं। सब लोग खुसुर फुसुर कर रहे थे। सुनील पत्नी को लेकर घर आ जाता है और उसे नोटिस दोबारा मिलती है। वकील और पुलिस वाले मिलकर वह घर खाली करवा देते हैं। सुनील एक किराए के मकान में आ जाता है। उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, नौकरी तो है। सुनील ने अभी तक कोई भी बैंक बैलेंस नहीं बनाया था, क्योंकि दोनों पति पत्नी बहुत पैसे खर्च किया करते थे। महीने की तनख्वाह आती, महीने खत्म होते ही हाथ में एक पैसे नहीं बचता था। एक दिन उसकी कंपनी में भी छापा पड़ गया, क्योंकि उसकी कंपनी में कुछ जाली सामान बनता था। कंपनी में ताला लग गया और सभी वर्कर कंपनी के बाहर ही रह गए। काम भी बंद हो गया। कोर्ट में कंपनी का केस चलने लगा। केस को चलने में और उसका फैसला होने में कई सालों लग जाएगा, यह तो सबको पता था। वहां पर रहने वाले लोग अलग अलग जगहों पर नौकरी ढूंढने लगे और नम्रता का पिता यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उनको हार्ट अटैक आ गया और वह दुनिया छोड़कर चले गए। कंपनी में ताला, सुनील बेरोजगार, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं, किराए का मकान,
बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी। दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने लगा। अब तो नम्रता यह भी धमकी नहीं दे पा रही थी कि वह अपने पापा के घर चली जाएगी। खूब झगड़ा होता, फिर भी वह उसी के साथ रहती। सुनील आए दिन कहता रहता, सारी गलती तुम्हारी है। तुमने ही मेरे पापा को इतना अपमान किया, उन्हें घर से निकालने पर मजबूर किया। हमेशा धमकी देती रही कि अपने पापा के घर चली जाऊंगी, पैसे वाले की बेटी हूँ। अब कहाँ है पैसा? जाओ, जहाँ तुम्हारा बाप गया है, वहां से पैसा लेकर आओ। अपने भाइयों से पैसा मांगो तो हम नया घर खरीदें। तुमने तो हमारे कमाए हुए पैसे में से कुछ भी सेविंग नहीं करने दिया। सब कुछ क्लब्स, डांस, अपने नए नए कपड़े फैशन में उड़ा दिया। नम्रता यह सब सोचकर भी काफी दुखी थी, लेकिन वह भी शांत नहीं रहती। मुंह की चंचल जो थी, सुनील के साथ खूब झगड़ा करती। चलो, उनका तो रातें दिन झगड़ा में ही चला जाता था। लेकिन इधर कौशल जी अपना घर खाली करवाने के बाद उसमें एक वृद्धा आश्रम तैयार करवा लेते हैं और वापिस अपने घर आ जाते हैं। उनके साथ और भी कई वृद्ध लोग वहां रहने आते हैं। कौशल जी अभी भी काम कर रहे थे। उन्होंने ठेका लेने का काम बंद नहीं किया था। वह अपने साथ साथ कई वृद्ध लोगों का खर्च भी उठा रहे थे। कौशल जी अब नेक काम कर रहे थे। भगवान भी उनका साथ दे रहा था। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते एक नई कहानी के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।